रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है कि हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों को साइंस की एक डेली क्लास दी जा रही है 2 बजे। ठीक है, जो जिसमें आप लोगों को साइंस के प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आज का पेपर है आपका 8 जनवरी का, और ये आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इससे पहले के 2 शिफ्ट के पेपर हम करा चुके हैं, और ये हमारा आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ साथ में अगर मैथ भी सीखना चाहते हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। कह रहा है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर लोह चूर्ण से बना पैटर्न क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कोई एक क्षण चुंबक है, ठीक है, जैसे एक ये क्षण चुंबक बना हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ठीक है, तो ये रेखाएं जो इसके चारों जो जा रही हैं, ये रेखाएं, तो क्या पूछा है, तो ये रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। फिर आप पूछेंगे सर ये बताइएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका टी वाला। फिर आप पूछेंगे ये बताइए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। जो आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं रेखाएं, किसके कारण, आवेश के कारण जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, तो ये दो आवेशों के बीच, दो आवेश Q1 Q2 है, तो उनके बीच जो है लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, उसे कहते हैं विद्युत आवेश बल। गुरुत्वीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए जब क्या है गुरुत्वीय त्वरण जानते, आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है वो गुरुत्वीय बल होता है, और उसमें जो रेखाएं होती हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हो जाएंगी। यहाँ पे चुंबक की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के लिए +2 डायोप्टर का चश्मा निर्धारित किया गया है। चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया गया है, किस प्रकार का लेंस उपयोग किया गया आपको ये बताना है। देखिए अगर उत्तल लेंस है, बात समझो, अगर उत्तल लेंस है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो किस काय में होगी, प्लस होगी। अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी काय में होगी, फोकस दूरी इसकी माइनस में होगी। अगर उत्तल लेंस की क्षमता काय में होगी, क्षमता होगी प्लस में। ठीक है, और इसकी क्षमता काय में होगी, क्षमता होगी माइनस में। अब सवाल समझो, +2 डायोप्टर क्षमता दे रखी है, प्लस में है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। अगला देखो, लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने किसकी उपस्थिति स्थापित की थी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले बात समझिएगा, हम लोग अब बात करें रदरफोर्ड स्वर्ण पन्नी प्रयोग। ये रदरफोर्ड ने देखिए ये प्रयोग किया था, स्वर्ण पन्नी प्रयोग, ये कब किया था, ये किया था 1911 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, 1911 में किया था। और किसका उपयोग किया था इसमें, उन्होंने अल्फा कोणों का उपयोग किया था, अल्फा कोणों का प्रयोग किया इसमें। ठीक है, और किसकी उपस्थिति बताई थी, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसकी उपस्थिति पता लगी थी। तो इसमें उपस्थित किसकी पता लगी थी आपको ये बताना है। तो इसमें नाभिक की उपस्थिति का पता लगा था, किसका, नाभिक की उपस्थिति इसमें पता लगी थी। आप बताइएगा हमें नाभिक में क्या क्या होता है। नाभिक जो होता है उसमें होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये होता है नाभिक। और इसको हम कहते क्या है, ये होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, द्रव्यमान। अच्छा, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बताइएगा, जे थॉमसन ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। बताओ। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। यदि अंड निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय अस्तर का क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, यदि अंड निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय अस्तर जो होता है, यूट्रस लिनिंग, इसका क्या होता है, ये अप्रभावित रहता है। सुना, ये विघटित हो जाता है और योनि के माध्यम से अस्रावित होता है, और यह शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है, यह मोटा हो जाता है। देखिए अगर अंड निषेचित नहीं होता है तो तब की बात है ना,
तो क्या होता है, तो यह जो है विघटित हो जाता है और योनि के माध्यम से स्रावित हो जाता है। ठीक है, आप ये जानते हैं। अब आप समझिएगा कि जो अंड होता है, अंडा जो होता है वो कहाँ से आता है, अंडाशय से आता है। अंडाशय होता है ना, उससे होता है अंडा। और ये आता कहाँ पर है, ये आता है फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें आता है। इस पे ठीक है, तो आपसे पूछता है तो गर्भाशय स्तर का क्या होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर। अगला देखिएगा, कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले तीन प्रमुख कौन कौन से हैं। ये यूरियोटिक की आपसे पूछा गया कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें संपुट, केंद्रकाव और कोशिका द्रव्य, ये काय में होते हैं, ये चीजें होती हैं, ये होती हैं प्रोकैरियोटिक में, ये इसमें होती हैं। लेकिन आपसे यूरियोटिक यूकैरियोटिक पूछा गया है, तो यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें क्या क्या, ये किसमें होता है, ये होता है, ये इसे कहेंगे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका तभी होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। पहली बात, ठीक है, इतनी बात समझिएगा। तो इस चीजों को देखिए, 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों को सही तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछ चुका है आपसे क्वेश्चन। ऐसे अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि किसी वस्तु पर स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य अधिकतम कब होता है। कार्य कैसा होता है, कार्य अधिकतम कैसा होता है, कि आप जानते हैं कार्य के बारे में समझिएगा पहले। कार्य क्या होता है, कार्य जिसे कहते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, एफ डी कॉस थीटा, ये होता है एफ डी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जब बल विस्थापन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, या जब बल विस्थापन के साथ लंबवत होता है, जब बल विस्थापन की दिशा में होता है, और जब बल विस्थापन के विपरीत होता है। देखिए, जब बल विस्थापन के विपरीत होगा तो कार्य कैसा होगा, आपका ऋणात्मक होगा, विपरीत में ऋणात्मक होगा। और जब बल विस्थापन की दिशा में होता है, विस्था जिस जैसे जिस तरफ आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, जैसे कोई चीज आस आपने जब बल लगाया है तो इसी से विस्तार मतलब आगे इसी दिशा में बस बढ़ रही है, तो उसमें सबसे अधिकतम कार्य होता है, कब होता है, सबसे अधिकतम काम होगा इसमें। पहले दूसरी बात ये हो गई। और जब बल विस्थापन के लंबवत होता है, जब बल विस्थापन के लंबवत होता है 90 डिग्री पे होता है, जब आप 90 डिग्री का मान रखेंगे, cos 90 का मान होता है 0, तो कार्य हो जाएगा आपका शून्य, लंबवत में काम हो जाएगा शून्य। बात समझ गए आप लोग, लंबवत में काम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि लंबवत में आप कोण रखेंगे 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री रखने पर शून्य हो जाएगा इस मामले में दिशा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अब। और ऋणात्मक कैसे हो जाता है, जब आप यहाँ पर थीटा का मान कितना रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं, काहे का, थीटा का मान रखते हैं 180 डिग्री, तो ये ऋणात्मक हो जाता है। और सीधे के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो सबसे अधिक कार्य कब होगा, सबसे अधिक कार्य होता है बल की दिशा में, विस्थापन की दिशा में सबसे अधिक कार्य होता है। ये फॉर्मूला था इसका, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप इससे सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं, सवाल आते हैं ना इस प्रकार के। अगला देखिए आपके सामने है सवाल, क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक कार एक समान वेग v से चलती है, तो इसके वेग समय ग्राफ के बारे में कौन सा कथन सही होगा, आपको ये बताना है। एक कार जो है समान वेग से चलती है, एक कार एक समान वेग से चलती है, तो बताना है आपको इसके वेग ग्राफ समय के बारे में आप क्या बताएंगे। ठीक है, जैसे ये हमने बना दिया इसका चित्र, ये हो गया आपका समय, ग्राफ बना लो पहले। ये हो गया आपका वेग, एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही होगा, ग्राफ का ढलान बराबर वेग नहीं, ढलान बराबर वेग नहीं, ढलान नहीं, केवल ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरेगा नहीं, ग्राफ का ढलान बराबर 0, ढलान 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम होती है। गर्भधारण की संभावना सबसे कम कब होगी, शुक्राणु गर्भाशय से में अंडे से मिलता है, जब शुक्राणु जो है गर्भाशय में अंडे से मिलेगा तो संभावना ज्यादा होगी, कम की बात नहीं है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। निषेचन अंडवाहिनी में होता है, तो यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं है। अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होता है, जब अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होगा तो गर्भधारण की संभावना होगी ही नहीं, जब अंडाणु ही नहीं मुक्त होगा तो सबसे कम संभावना। भ्रूण गर्भावस्था में प्रत्यारोपित हो जाता है,
तो ये बात रूढ़ के नहीं करता यहाँ पे पूछ रहा है आपसे है गर्भधारण की संभावना सबसे कम कब होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी की सबसे कम संभावना कब होती है कि जब अंडाशय से अंडाणु जो होता है मुक्त नहीं होता है, तो सबसे कम ये संभावना होती है। तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूछा गया है कि कौन सी राशि घन सेंटीमीटर में मापी जाती है, मतलब किसका मात्रक जो है वो घन सेंटीमीटर है। देखिए आप जानते हैं कि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, या घन मीटर या सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ये होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो आपसे पूछा गया है घन सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आयतन, ठीक है। सारे बता दिए यहाँ पे मैंने आपको। अगला देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर जाती है, आपसे पूछा गया है। जैसे आप बात समझो, आपका ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण इस बना दिया मैंने आपको। एक मुख्य अक्ष का समांतर प्रकाश की किरण ये आती है, समांतर प्रकाश की किरण ये आ रही है, ये समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये इसका फोकस हो गया। और आने के बाद यानी ये समांतर किरण चाहे वो आ रही है चाहे ये आ रही है, और किरण आ रही है ये वाली, और ये टकराने के बाद ये किधर से जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, तो ये निकल के जाएगी यहाँ से फोकस से। कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। इधर से आई, इधर से निकल गई। ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से निकल के जाएगी। कहाँ से, फोकस से निकल गई। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगला देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में कौन सा सही है, आपको ये बताना है। धारावाही धारावाही परिनालिका के अंदर, ठीक है। जैसे धारावाही परिनालिका कैसी होती है, आप ये समझो। जैसे ये परिनालिका है, बात समझे आप लोग, ये परिनालिका है। और इसके अंदर क्या है, आपसे कह रहा है अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये। तुमसे यही क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं इनके बारे में कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र, पहला देखो ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन को पढ़ो पहले। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक समांतर और अक्ष के अनुदिश होती हैं, पहला ये हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती है और परिनालिका के अक्ष के लंबवत होती हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यादृच्छिक होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक समांतर तथा अक्ष के अनुदिश होती हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला कि चुंबकीय जो बल क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक के समांतर होते हैं, अक्ष के अनुदिश होती हैं। तो ये वाला जो है इस फिगर के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है कि अपचयन अभिक्रिया आपको बताना है, उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको समझो आप लोग। जैसे 2 Mg + O2 मिलकर एक उत्पाद बनाया, ये है आपकी कौन सी अभिक्रिया, उदाहरण याद कर लीजिएगा। ये आपकी हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। आप बताओ हमें कि संयोजन अभिक्रिया क्यों हो जाएगी। इसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया। संयोजन भी नाम होता है इसका, संकलन भी नाम होता है। संकलन अभिक्रिया क्यों, उसकी परिभाषा सुनो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है NaOH + HCl, मतलब क्या है, ये आपका है क्षार और ये है आपका अम्ल। जब अम्ल और क्षार क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। बताओ, लवण जल बनता है, इसे क्या कहते हैं, ये हो जाएगी आपकी उदासीनीकरण क्रिया। देखो सब बता रहा हूँ, उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो Zn + H2O गिव्स ZnSO4 + H2, ये तो ये आपकी क्रिया कौन सी हो जाएगी, बताओ। ये क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया यहाँ से क्या है, ZnH2O के साथ हो गया, H2 अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसने ZnH2 को विस्थापित कर दिया है, तो इसे कहेंगे आप विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण सब याद कर लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया। आप कहेंगे एक उदाहरण बचा हुआ है अभी, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। इसमें क्या है, तो ये आपकी हो जाएगी उपचयन और अपचयन, दोनों इसमें हो रहा है। तो ये हो जाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया, ये वाली हो जाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका, सारे आपसे मैंने बता दिए हैं। एग्जाम में आपसे किसी प्रकार का ऑप्शन पूछ सकता है, तो आप एग्जाम में
जाइएगा तो इन चीजों को भी सही तरीके से तैयार करते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करने के बाद पेट भरने की संवेदना की अनुभूति हमारे शरीर के किस हिस्से में होती है? जैसे आपने भोजन कर लिया है, ठीक है, और पेट भर गया आपका, तो कैसे पता लगेगा, ये बात है ना। तो ये अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका काम क्या होता है वो समझिएगा। जैसे अग्र मस्तिष्क का काम होता है कि जैसे इसका काम होता है, जैसे क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जैसे भूख है, प्यास है और नींद है, तो इसकी अनुभूति होती है अग्र मस्तिष्क में। किस पार्ट को होती है? इसका पार्ट है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से पता लगता है ना। तो ये होता है अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। और बात करें तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। हृदय क्या काम करता है? हृदय का काम होता है कि ब्लड को जो है पंप करना, इसका काम होता है, ठीक है। अन्य क्रियाएं इसमें होती हैं। आगे देखिएगा। कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य किस पदार्थ से बना होता है आपसे पूछा गया है। तो ये उसे कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य वो होता है जो केंद्र के अंदर पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, ठीक। लेन कायतल क्या होता है? ये लेन कायतल जो होता है वो लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। यह हो जाएगा आपका, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर पाया जाने वाला हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियम सल्फेट NH4 का फोर के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या का सर्वोत्तम रूप है? देखो फॉर्मूला लिखो पहले, NH4 का होल ट्वाइस और SO4 कितने हैं? देखो N कितने हैं यहाँ पर? N है यहाँ पर 2। H देखो चार, यहाँ पे 4 दूनी 8, H हो जाएंगे आपके 8। H कितने हैं आपके? 8। S कितना है आपका? S है 1। O कितने हैं? 4। जोड़ लो, 8 2 10 14 1 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15। आगे देखिएगा। नीचे दिखाई गई कौन सी भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड एस्क से सल्फाइड का दाह कर देती है? सल्फाइड एस्क से सल्फाइड का दाह, हमें ये बताओ। दाह मतलब क्या होता है? जलाना किसी चीज को, ठीक है। जय आपने सुना होगा दाह संस्कार होता है, क्या होता है? जलाया जाता है ना उसमें। दाह, दाह के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैं तुम्हें ये बता दूं, केवल किसी चीज को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जलाने के लिए आवश्यकता होगी किसकी? ऑक्सीजन की। बताओ, जलाने के लिए काहे की आवश्यकता होगी? आप बताओगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और ऑक्सीजन की जिसमें आवश्यकता होगी वो प्रक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रिया। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि आप जल को तेजी से वाष्पित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जल को तेजी से वाष्पित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है, ठीक है। यदि आप जल को तेजी से वाष्पित करना चाहते हैं, बर्तन को ढक दें। अगर आप देखो, जल को वाष्पित करना मतलब समझे कि जैसे हमने पानी को खौलाया है, पानी उड़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? बर्तन को ढक देंगे तो पानी उसकी, जिससे प्लेट से मान लीजिए आपने किसी भगोने में पानी को गर्म किया, प्लेट ढक दी उस पर, तो प्लेट पे पानी जम जाएगा। और बूंद बहुत ठंडा करेंगे तो बूंद बूंद टपक जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। इसे ठंडे आध कक्ष में रखेंगे। इसे ठंडे अगर कक्ष कमरे में रखोगे तो वहां पे जम जाएगा। फ्रिज में मतलब जैसे आपने फ्रिज में रख दिया पानी, तो ये खौलेगा तो नहीं, वाष्पित तो नहीं होगा। तो इसे यहाँ भी नहीं रखेंगे। एक संकरे गहरे बर्तन का उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तापमान में वृद्धि करेंगे, पंखे के सामने रख देंगे, तो ये वाष्पित जल्दी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। आगे देखिएगा। आपसे कह रहा है कि मेगाफोन, लाउड स्पीकर, कुछ संगीत वाद्य यंत्रों को एक ट्यूब के बाद शंकु आकार छिद्र के साथ क्यों जोड़ा जाता है? एक ट्यूब के बाद, जैसे मान लीजिएगा एक ट्यूब लगा हुआ है, इसका शंकु आकार छिद्र में जोड़ दिया गया इस प्रकार से ना, शंकु आकार। क्यों जोड़ा जाता है? ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए। देखिए, जब जैसे आपने कोई चीज लगाई है और इसका जो साउंड निकलेगा वो सीधे फोकस करेगा, ठीक है। तो सीधे के लिए होता है, ध्वनि की सभी दिशाओं में फैलाने के लिए नहीं होता है। सभी दिशाओं में फैलाने का इसका काम नहीं होता है। ध्वनि तरंगों को बिना फैलाए अधिकांश श्रोताओं की ओर आगे की ओर निर्देशित करने के लिए। हाँ, यही होता है कि जैसे इसको बिखेरना नहीं है कहीं पर, सीधे सीधे फोकस करना है। ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने के लिए, अगर तरंगे अवशोषित हो जाएंगी तो आवाज क्या सुनाई देगी? ध्वनि को शांत करने के लिए, शांत करने के लिए होता है। तो आप ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से, समझ गए? तो यहाँ पर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें समझ चुके होंगे आप लोग।
अब एक बात सुन लीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को डेली क्लास मिल रही है 2 बजे साइंस की, और सुबह जो है 9 बजे आपको मैथ की एक क्लास मिल रही है। ये क्लासें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तैयारी करते रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा किस प्रकार की वीडियोस लग रही हैं ये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19, किसी पदार्थ का क्या होता है जब वह किसी अभिक्रिया में अपचयित होता है। किसी अभिक्रिया में जब वह क्या होता है, जब वह किसी क्रिया में अपचयित होता है, जब वह किसी अभिक्रिया में अपचयित होता है तो उसका क्या होता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है बात को। देखो, अपचयित की बात कर रहा है तो अपचयित के लिए हम इसमें क्या करेंगे ये समझो। अब यहाँ पे देखो, यह अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है, यह प्रोटॉन त्यागता है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली चीजें हैं, आप इन चीजों को समझो। अपचयन क्या होता है पहले ये समझो, अपचयन क्या होता है, पहले अपचयन के बारे में समझ लो। अपचयन के बारे में समझ लो क्या होता है। इसमें होता है H2 का जुड़ना होता है, ठीक है, O2 का हटना होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। अब देखो इतने पॉइंट समझो, ये अपक्रियाशील तो क्या होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है, अभिक्रियाशील की बात नहीं है। ये प्रोटॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। बेकिंग सोडा एक हल्का गैर संक्षारक क्षारीय लवण है, ठीक है। कौन सा, बेकिंग सोडा। और आगे कह रहा है कि यह अम्लों को उदासीन कर सकता है और अमाशय की अम्लता से राहत दिला सकता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा जो होता है एक हल्का गैर संक्षारक क्षारीय लवण है। ये जो आपका कथन है, इसकी बात करें ना कि कथन किस प्रकार का है, सही है, क्योंकि यह अम्लों को उदासीन कर सकता है और आमाशय की अम्लता से राहत दिला सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये दोनों कथन सही है। अगला देखिएगा, किसी वस्तु की सीधी रेखा के अनुदिश जो है असमान गति के दौरान, असमान गति के दौरान क्या है कंडीशन, कौन सी गति के दौरान, असमान गति के दौरान पथ के विभिन्न बिंदुओं पर वेग का मान समान होता है। पथ भी किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है, वेग समय के साथ स्थिर रहता है, और किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अब बात कर रहा है यहाँ पर, ये किसी वस्तु की सीधी रेखा के अंदिश असमान गति, समान गति नहीं असमान गति है, तो उसके साथ क्या रहेगा, तो वेग जो होता है यहाँ पर असमान अगर गति है, असमान गति का मतलब क्या होता है कि किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ये वाला हो जाएगा, क्यों नहीं होता है, जैसे इसकी स्पीड मान लो अभी 8 है, बढ़ा दी इसमें स्पीड 10 कर दी, स्पीड 16 कर दी, स्पीड 20 कर दी, अंतर है स्पीड में। तो इनके बीच का जो अंतराल निकालेंगे आप, तो अंतर कितना आ जाएगा, कभी भी जीरो नहीं अंतर आएगा। अगर स्पीड समान गति हो, अगर आप सवाल कह रहे कि समान गति हो, यदि अभी अभी आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनके बीच का परिवर्तन निकालेंगे अंतर, जो जीरो आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। समान में जीरो हो सकता है लेकिन असमान है तो जीरो नहीं होगा। तो आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर आपका 22 नंबर लिखा हुआ है कि छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना किसका उदाहरण है। देखिए पहले बात समझो, रीयूज क्या होता है, कोई भी चीज है उसका बार बार इस्तेमाल करना, बार बार यूज करना, रीयूज हो जाएगा, बार बार इस्तेमाल करना उसका, रीयूज। रिसाइकल क्या होता है, रिसाइकल, और रीपर्पज और रिफ्यूज, तीनों सभी सब समझो। देखो रिफ्यूज माने किसी चीज को मना करना होता है, मना करना। छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना, मतलब रिपर्पज, दोबारा किसी पर्पज से, किसी पर्पज से काम में लिया गया पौधे उगाने के लिए, तो हो जाएगा किसी उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से, कि जैसे बर्तन टूट गया, क्या आपने पेड़ लगा दो तो उसका दूसरा टारगेट हो गया। और रिसाइकिल मतलब क्या है कि किसी चीज को दोबारा से फिर तैयार करना, जैसे आपने कोई पानी की बोतल लिया, उसमें लिखा होता है रिसाइकिल के लिए, बोतल को आप दोबारा बेच सकते हैं, तो दोबारा नई बोतल बनकर तैयार हो जाती है उसी चीज से, तो होता है रिसाइकिल करना। ठीक है, सभी चीज समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कि जब आप एक
जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग जी की दर से घटता है। सही बात है, घटेगा वेग। और गेंद के ऊपर की गति, गेंद के ऊपर की ओर गति करने पर भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ खींचता है हमें, तो वो नीचे की तरफ हमेशा काम करेगा। गेंद ऊपर जाएगी फिर उसे नीचे खींचेगा। या कोई भी चीज 11.2, ये इतना नहीं होता है पलायन वेग 11.2 के हिसाब से अगर किसी चीज को ऊपर फेंका जाए तो कभी वापस नहीं आती है, तो उतना वेग होना चाहिए। तो गेंद आप उछाल ले नीचे तो आएगी, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 25 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर बात समझने वाली बात यह है कि 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलैंगिक जनन की विधि के रूप में खंडन का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है। कौन सा? अलैंगिक जनन के बारे में। अब हमें अलैंगिक जनन के बारे में विचार करना है। यहाँ पर ये समझो, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है एकल कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो जब एक कोशिका 2 समान संतति में विभाजित हो जाती है तो उसे कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, और जनक के शरीर पर बने एक मुकुल से एक नया जीव विकसित हो जाता है। जब मुकुल से एक नया जीव विकसित हो जाता है वो क्या होता है? जैसे आपका होता है हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा में होता है ये। जनक शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है, एक नए जीव में विकसित हो जाता है, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन के रूप में। एक खंडन का सबसे अच्छा उदाहरण है ये वाला हो जाएगा। जनक जीव कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और जो बीजाणुओं में विकसित होते हैं। ठीक है, ये होता है जैसे कवक में हो जाएगा ये। तो ये हमसे पूछा गया सबसे अच्छा उदाहरण पूछा गया सर्वोत्तम रूप, तो सर्वोत्तम रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों की दिशाहीन गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं प्रकाशानुकुंचन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुकुंचन कहते हैं इस गति को। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब थोड़ी सी बात सुनिएगा हमारी, आप सुनिएगा यहाँ पे। देखिए आप लोगों के लिए जो है साइंस की डेली एक क्लास चल रही है। ठीक है, आप जानते हैं कि डेली हम साइंस की एक क्लास चला रहे हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और देखेंगे कि आपका एग्जाम जो है वो 3 अगस्त से है, तो उसमें आप लोग एग्जाम में कितना स्कोर कर पाते हैं, कैसा स्कोर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ।